Good noon. Good morning to all. Myself Tripta Parashar, your social science teacher. Today we will discuss chapter first, when, where and how. कि पास्ट में जो सारी चीज़ें किस तरह से हुई थी, कब हुई थी, कैसे हुई थी, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर 1 के अंदर स्टडी करेंगे. नाउ फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू वर्ड्स से. कि चैप्टर 1 में आप लोगों को जो न्यू वर्ड्स दिए हुए, कुछ न्यू डिफरेंट वर्ड्स जो आपको सुनने को मिलेंगे, वो सारे वर्ड्स हम पहले देख लेंगे, देन हम चैप्टर डिस्कस करेंगे. नाउ फर्स्ट न्यू वर्ड इज मिडवेल. मिडवेल को हिंदी में बोलते हैं मध्यकाल. द पीरियड बिटवीन AD 700 एंड AD 1750 इन द इंडियन हिस्ट्री. मतलब 700 से लेके 1750 तक का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है इंडियन हिस्ट्री के अंदर का टाइम. इट इज़ अ पीरियड इन बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड. ये जो टाइम पीरियड है वो मॉडर्न टाइम पीरियड और एंशिएंट टाइम पीरियड के बीच का होता है. फिर देखिए न्यूमिस्मैटिक्स, द स्टडी ऑफ कॉइन इशूड बाय द रूलर्स. मतलब जो रूलर्स ने जो कॉइन्स इशू किए उनकी जो स्टडी है वो कहलाती है न्यूमिस्मैटिक्स, उन कॉइन्स की स्टडी करना. फिर देखिए क्रॉनिकल्स, रिटन अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट्स और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन ऑर्डर इन विच दे अकर्ड. क्रॉनिकल्स मतलब जो पुराने पास्ट में जो इवेंट्स हुए हैं, जैसे स्टेप जैसे जैसे वे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग उनको क्या करना, रिकॉर्ड करना, ये चीज़ कहलाता है क्रॉनिकल्स. फिर है जाति. जाति मतलब होता है सब कास्ट और कास्ट. लाइक जो हम अपने नेम के बाद जो सरनेम लगाते हैं उसे बोलते हैं जाति. फिर देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट, ए हैंड रिटन बुक, हाथ से लिखी हुई कोई बुक क्या कहलाएगी, मैन्यूस्क्रिप्ट. फिर देखिए रॉयल ऑटोबायोग्राफी, एन अकाउंट ऑफ ए रूलर्स लाइफ एंड अचीवमेंट रिटन बाय द रूलर. कि जो रूलर की लाइफ, जो राजा की जो लाइफ के बारे में पूरा होता है ऑटोबायोग्राफी के अंदर, और अचीवमेंट रिटन बाय द रूलर कि उस राजा ने क्या क्या चीज़ें अचीव करी थी, उन सब चीज़ों के बारे में उस ऑटोबायोग्राफी में लिखा होता है. रॉयल ऑटोबायोग्राफी वो उन्होंने खुद ने लिखी होती है, और बायोग्राफी जो होते हैं वो कोई और पर्सन लिखता है. ऑटोबायोग्राफी पर्सन अपनी खुद लिखता है. फिर देखिए लास्ट न्यू वर्ड जो है बायोग्राफर, अ पर्सन हुज राइट एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ. जो मतलब अपनी पर्सन की लाइफ का रिकॉर्ड होता है, समवंस लाइफ, किसी भी पर्सन है उसके बारे में बर्थ टू डेथ तक का जो रिकॉर्ड है या जो स्टोरी है उसकी लाइफ की, वो किसी और ने लिखी, तो वो चीज़ होती है बायोग्राफर. फिर देखिए टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब इंडियन सब कॉन्टिनेंट. क्या टर्म्स यूज़ किए हुए हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए, वो हम देखते हैं. द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ अ लार्ज रीजन विच इंक्लूड इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड म्यांमार. पहले इंडिया के अंदर जो बहुत ही बड़ा सब कॉन्टिनेंट, उसके अंदर भूटान भी इंक्लूड हो रहा है, पाकिस्तान भी इंक्लूड हो रहा है, बांग्लादेश भी इंक्लूड हो रहा है, म्यांमार भी इंक्लूड हो रहा है. इन सबको मिलाकर इंडिया बोला जाता था पहले. इन एंशिएंट पीरियड इट इज़ नॉट एज भारतवर्ष. इस पुराने टाइम में इंडिया को क्या बोलते थे, भारतवर्ष भी बोलते थे. अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, द कंट्री इज लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द ओशियन एंड साउथ ऑफ हिमालय इज कॉल्ड भारतवर्ष बिकॉज दे लिव्ड एंड डिसेंड्स ऑफ किंग भारत. क्या एक तो भारत जो हमारे यहाँ राजा हुए थे भारत, उन्हीं की वजह से हमारे देश का नाम कहीं ना कहीं भारत या भारतवर्ष हुआ है. इसके अलावा हमारे एक तरफ हिमालय होने की वजह से और दूसरी तरफ हमारे ओशियंस होने की वजह से भी हमारे जो कंट्री का नेम क्या हुआ है, इंडिया हुआ है. फिर देखिए इंडिया वॉज ऑल्सो कॉल्ड आर्यवर्त. इंडिया को पहले टाइम में क्या बोलते थे, आर्यव्रत भी बोलते थे, जैसा कि आप लोगों ने स्टडी किया होगा पुराने टाइम में. बट दिस नेम रेफर टू द नॉर्थ इंडिया. ये जो नेम है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया से आया है. द एरिया लिंक बिटवीन द हिमालय एंड वेस्टर्न विंध्यास. ये जो विंध्याचल जो माउंटेन्स है और वेस्टर्न और हिमालय जो माउंटेन्स है उसके बीच वाले एरिया को आर्यवर्त भी बोलते थे. फिर देखिए द ग्रीक रेफर टू इंडिया एज इंडोज इन 13th सेंचुरी. जो ग्रीक जो आए थे उन्होंने इंडिया को क्या नाम दिया था, इंडो नेम दिया था इन 13th सेंचुरी के वक्त. फिर है मिनाज सिराइज इन ए क्रॉनिकल मैंशन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदुस्तान बाय मोहम्मद गौरी. यहाँ ये बोल रहा है जो मोहम्मद गौरी ने जो टर्म यूज़ किया था, उन्होंने हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया था इंडिया के लिए. फिर देखिए यूज़ द वर्ड हिंदुस्तान टू मीन ओनली द एरिया ऑफ होल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड पार्ट ऑफ मॉडर्न उत्तर प्रदेश एंड बिहार. उन्होंने जो हिंदुस्तान वर्ड जो यूज़ किया था किस किस जगह के लिए किया था, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के लिए. दैन इसके अलावा मॉडर्न में जो अभी यूपी है वो और बिहार के लिए उन्होंने हिंदुस्तान टर्म यूज़ किया था. फिर देखिए बाबर, द फर्स्ट मुगल एम्परर, 1526 टू 1530 तक वो रूलर रहे थे बाबर. द यूज़ द टर्म हिंदुस्तान टू मीन द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने सभी को
इंडिया और इंडिया के आसपास जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर अभी बताया था ना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारी चीज़, इन सबको नाम दिए, इन सबको मिलाकर ही उन्होंने नाम दे दिया था हिंदुस्तान, बाबर ने। फिर देखिए इन हिज ऑटोबायोग्राफी, बाबरनामा, उनकी जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है बाबरनामा। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ इवेंट्स, पीपल, फ्लोरा एंड फौना ऑफ मोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उन्होंने जो ऑब्जर्व, जो बाबरनामा में उन्होंने बताया कि उन्होंने इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की, जैसे हैं कि लोग कैसे हैं, इनका कल्चर कैसा है, फ्लोरा और फौना कैसी है, वो सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया है बाबरनामा के अंदर। फिर देखिए आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेम द टेरिटरीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एज इंडिया, दैट इज़ भारत। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, उसके आर्टिकल 1 में जो कुछ स्टेट्स बताए गए हैं कि ये स्टेट्स राज्य हैं हमारी, कुछ यूनियन टेरिटरीज बताई गई है और इसे नाम दिया गया है इंडिया, या हम भारत भी इसे बोलते हैं। नाउ अब देखिए Thus the same term has meant different thing at different period of time। इसी तरह से अलग अलग नाम का अलग अलग टाइम पर यूज़ किया गया है, अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर। फिर यस देखिए लेट अस टेक वन मोर टर्म फॉरेनर। एक और हम यहाँ पहले हमने इंडिया टर्म के बारे में देखा है कि इसको भारतवर्ष नाम दिया, आर्यवर्त। अब हम फॉरेनर मतलब विदेशी, जो बाहर से आया हुआ है, उस मीन्स ए पर्सन हु बिलोंग टू ए कंट्री दैट इज़ नॉट हिज ऑन, मतलब वो कंट्री, वो उस देश से बिलोंग नहीं करता है, वो बाहर से आया है। बट इन मिडवल टाइम्स फॉरेनर और वॉज ए पर्सन हु कैम इन टू ए टाउन और विलेज कम्युनिटी फ्रॉम आउटसाइड। फॉरेनर या पर्सन वो पर्सन होता था जो कम्युनिटी के अंदर या विलेज के अंदर, गांव के अंदर या टाउन कस्बे के अंदर बाहर से आया हुआ है, वो वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो वो फॉरेनर कहलाता है। इन द अदर वर्ड अ फॉरेनर वॉज समवन अनफेमिलियर टू पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। और पर्टिकुलर एरिया में कौन कैसे रहता है उसे नहीं पता फॉरेनर। लाइक जैसे अभी हम देखते हैं कोई बाहर से फॉरेनर, अमेरिकन हमारे इधर इंडिया में है, तो उन्हें उसे नहीं पता होता कि हमारे यहाँ का रहने का स्टाइल कैसा है, हम किस तरह का खाना हम खाते हैं, या किस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, उन्हें नहीं पता। उनसे और हम उनकी लाइफस्टाइल और हमारी लाइफस्टाइल क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। यस फिर देखिए मिडवल पीरियड, द टाइम फ्रेम। अब मिडवल पीरियड के बारे में हम कुछ देखेंगे। देखिए द मिडवल पीरियड इज़ द पीरियड बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड। मिडवल पीरियड जो एंशिएंट पुराना जो टाइम था और मॉडर्न जो टाइम पीरियड है, उसके जो बीच का जो टाइम है वो मिडवल पीरियड है। इसलिए इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यकाल भी बोला जाता है मिडवल पीरियड को, कि पुराना टाइम और मॉडर्न टाइम के बीच का है, तो मिडवल पीरियड, इसे मध्यकाल भी बोलते हैं। देखिए 8th century saw many changes in social, economic and political cultural life of द पीपल ऑफ इंडिया। 8th century में हमें काफ़ी सारे सोशल चेंजेस, सामाजिक चेंजेस, इकोनॉमिक आर्थिक रूप से चेंजेस और पॉलिटिकल और कल्चरल काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे थे। दे वर ऑल्सो चेंज इन पैटर्न ऑफ देयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। हमारे जो सोचने का तरीका, हमारे बिहेवियर में, ये सारी चीज़ों में चेंजेस आया था। Thus we take the 8th century as the one belonging to medieval period। जो 8th century वो किससे बिलोंग करती है, मिडवल पीरियड से बिलोंग करती है। चेंजेस डिड नॉट प्लेक सडनली एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ, जो चेंजेस है यहाँ ये बोला हुआ कि बदलाव अचानक से नहीं आते, उस चेंज को आने में क्या लगता है, थोड़ा थोड़ा टाइम, फिर वो अचानक से हमें दिखता है, उसको आने में तो बहुत टाइम लगा है। फिर देखिए चेंज डिड नॉट टेक प्लेस सडनली एट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, सम चेंज अपीयर्ड अर्लियर एट सम प्लेस एंड सम क्वाइट लेटर। ये हम बोल रहे हैं कहीं तो हमें चेंजेस फटाफट देखने को मिल जाते हैं और कहीं चेंजेस बाद में धीरे धीरे होते हैं। लाइक जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो मेट्रो सिटीज़ में होते हैं वो फटाफट चेंजेस, टेक्नोलॉजी को लेकर लोग जल्दी अपडेट हो जाते हैं। ये इन स्मॉल सिटीज़ जो लोगों को अपडेट होने के लिए, चेंज होने के लिए थोड़ा क्या चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। यस फिर देखिए मैनी चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड आफ्टर ईस्ट इंडिया कंपनी became the leading power in India in the middle of 8th century। फिर यहाँ ये बोल रहा है 8th century की मिडिल तक कौन आ चुके थे, ब्रिटिश, अंग्रेज ने भारत में आ चुके थे, इंडिया के अंदर आ चुके थे बिजनेस करने के लिए। दिस इज टेकन एज द एंड ऑफ मिडवल पीरियड इन इंडिया। इसलिए उस समय ऐसा माना जाता है कि वो मॉडर्न मिडवल पीरियड क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था, और मॉडर्न पीरियड क्या हो रहा था, इंडिया का स्टार्ट हो रहा था। फिर देखेंगे फॉर अबाउट 1000 ईयर्स फ्रॉम 8th century टू 18th century बिटवीन AD 700 AD से 1750 AD तक का जो टाइम पीरियड है वो मिडवल रहा था। अब यस देखिए सम फीचर्स ऑफ द मिडवल पीरियड, कुछ फीचर्स यहाँ मिडवल पीरियड के बताए हैं। फीचर्स मिडवल पीरियड के,
द मिडवल पीरियड इज डिवाइडेड इनटू अर्ली मिडवल पीरियड एंड लैटर मिडवल पीरियड। जो मिडवल पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो पहले अर्लियर वाला मिडवल पीरियड, फिर उसके बाद है मिडवल पीरियड जो लैटर बाद में जो हुआ था, मतलब मध्यकाल के अंदर पहले कौन सी चीज़ें हुई थी और बाद में कौन सी चीज़ें हुई थी, ये अर्ली एंड लैटर। तो देखिए द अर्ली मिडवल पीरियड लास्टेड द 8th सेंचुरी टू द मिडिल ऑफ द 13th। अर्ली मिडवल पीरियड जब लास्ट 8th सेंचुरी, जब 8th सेंचुरी खत्म हो रही थी, उस वो वाला टाइम जो अर्ली मिडवल पीरियड में आता है। द लैटर मिडवल पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 13th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। और लैटर जो मिडवल पीरियड वाला वो है 13 से 18 के बीच का है, 13 to 18 जो सेंचुरी के बीच वाला पीरियड। नाउ सेकंड देखिए फॉरेन कल्चर। मिडवल पीरियड में क्या हुआ था, फॉरेनर्स हमारे यहाँ आए थे, तो हमने फॉरेन कल्चर्स को अडॉप्ट किया था, तो उन्होंने हमारे जो इंडिया को इन्फ्लुएंस किया, काफ़ी प्रभावित किया फॉरेनर्स ने। फिर देखिए थर्ड, मैनी सोर्सेज टू रिकन्स्ट्रक्ट हिस्ट्री, आर्कोलॉजिकल, एपिग्राफिक, न्यूमिस्मैटिक्स एंड लिटरेरी आवर अवेलेबल टू अस नाउ। काफ़ी सारे सोर्सेज अवेलेबल है, जैसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हो गए, एपिग्राफिक सोर्सेज, न्यूमिस्मैटिक्स एंड लिटरेरी, ये अवेलेबल है। ये सोर्सेज हमें पुराने टाइम के बारे में बताते हैं। एपिग्राफी मतलब पूरा लेख, पुरातत्व काल में जो लेख लिखे हुए हैं वो लेख। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज जो बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स वगैरह आ जाते हैं। न्यूमिस्मैटिक्स में कॉइन्स की स्टडी आ जाती है। और लिटरेरी जो रिटर्न में लिखा हुआ है, जो ग्रंथ वगैरह है हमारे, वेद वगैरह है, वो आ जाएंगे लिटरेरी के अंदर। फिर फोर्थ आप लोग देखिए, रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूलर कैम्प फ्रॉम आउटसाइड एंड सेटल इन इंडिया। यहाँ बोल रहे हैं दिल्ली सल्तनत पे बहुत सारे जो मुगल है, मुगल राजा किंग्स बाहर से आए थे, आउटसाइड इंडिया से, और इंडिया में आकर क्या हो गए थे, वो लोग सेटल हो गए थे। नाउ अब हम मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। मेजर हिस्टोरिकल ट्रेंड कि क्या क्या ट्रेंड्स आए थे वो। सबसे फर्स्ट है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। जो ओल्ड रिलीजन तो ऑलरेडी था हमारा हिंदू जो धर्म है, उसके अलावा बाहर से, जैसे बाहर से अलग अलग फॉरेनर्स ने हमारे इंडिया के ऊपर अटैक किया और फिर वो यहाँ आकर रहने लगे थे, तो वो भी आ गया था, तो न्यू रिलीजन भी आ गया था। देखिए द इन्वेंटर्स लाइक ग्रीक्स हु केम टू इंडिया इन द एंशिएंट पीरियड फॉलोड इंडियन रिलीजन, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। जो ये बोल रहे हैं, जो बाहर से जो हमलावर्स, इन्वेंटर्स हमलावर मतलब जिन्होंने अटैक किया था, ग्रीक्स लाइक, जैसे ग्रीक है वो पुराने टाइम में इंडिया में, तो हिंदू धर्म और बुद्धिज्म, वो अपने साथ बौद्ध धर्म लेके आए, तो हिंदुइज्म और बौद्धिज्म दो यहाँ क्या हो गए थे, रिलीजन हो गए थे। दे एडॉप्टेड द इंडियन कल्चर एंड ड्रेसेस, उन्होंने इंडियन कल्चर को, इंडियन ड्रेसेस को एडॉप्ट किया था। बट द तुर्क्स, अफगान्स एंड मुगल्स हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द मिडवेल पीरियड ब्रॉट देयर ऑन कल्चर एंड रिलीजन विद देम। इसके अलावा जो तुर्कीज जो आए थे, या अफगान के जो लोग आए थे, या मुगल जो आए थे, वो भी अपने अकॉर्डिंग अपना धर्म, अपना रिलीजन अपने साथ लेके आए, तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होते गए। फिर देखिए सिखिज्म, न्यू रिलीजन वॉज बॉर्न। इसके बाद सिख एक नया धर्म उत्पन्न हुआ। उसके बाद क्रिश्चियन धर्म आया, और इस तरह से मैनी चेंजेस हुए हिंदू धर्म के अंदर भी। बट इट रिमेन द मेजर रिलीजियस सिस्टम विच इन इंडियन सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन। लेकिन इंडिया की जो ज़्यादातर सोसाइटी किस पे बेस्ड थी, हिंदू धर्म पर ही बेस्ड थी। सेकंड आप देखिए कंपोसाइट कल्चर। कंपोसाइट मतलब मिक्स कल्चर, कि हमें अलग अलग धर्म के हमारे लोग यहाँ हमारे आ रहे थे, तो हमें एक मिक्स कल्चर देखने को मिला, जैसे एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। कि ओल्ड रिलीजन जो पुराना जो धर्म था, और न्यू जो रिलीजन, नए नए जो लोग आ रहे थे, वो जो हो गया, क्या हो गया, मिक्स हो गया। ए कंपोसाइट कल्चर बिगन टू डेवलप इन इंडिया। तो इस तरह से एक मिक्स कल्चर हमारे इंडिया में डेवलप हुआ। इट रिफ्लेक्टेड इट सेल्फ इन लैंग्वेज, लिटरेचर, पेंटिंग, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स। और इसका प्रभाव हमें हमारी लैंग्वेज, भाषा में देखने को मिला। हमारे लिटरेचर लाइक लिखने का जो स्टाइल है उसमें चेंजेस आए, पेंटिंग्स में चेंजेस आए, आर्किटेक्चर लाइक जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी, या फोर्ट्स बनाने, या प्लेसेस, महल बनाने के जो तरीके थे, उनमें चेंजेस आए हैं। स्कल्पचर्स, मूर्तियाँ जो बनती हैं, उसके अंदर चेंजेस आए हैं। इट इज़ स्टिल एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आवर हेरिटेज। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो हेरिटेज है उसका इम्पॉर्टेंट फीचर रहा है। फिर सेकंड पॉइंट देखिए कंपोसाइट कल्चर कंप्लीट हो गया। थर्ड देखिए स्टेबल पीस, शांति। कि कुछ किंग्स ऐसे भी आए थे कि उन्होंने बिल्कुल शांति बनाए रखी कंट्री के अंदर या अपने किंगडम के अंदर, कोई अटैक वटैक उस टाइम नहीं हुआ। सम ऑफ दिल्ली सल्तनत रूलर एंड ग्रेट मुगल वर एबल टू प्रोवाइड स्टेबल फीस फॉर मैनी सेंचुरीज। जो दिल्ली सल्तनत पर जो रूलर्स आए, राजा वगैरह आए, या कुछ ग्रेट मुगल्स, महान राजा, मुगल राजा इस तरह के हुए थे कि उन्होंने काफ़ी सेंचुरीज मतलब काफ़ी शताब्दियों तक शांति व्यवस्था बनाए रखी थी। अब देखेंगे हम फोर सूफीज़्म एंड भक्ति मूवमेंट के बारे में, कि सूफी मूवमेंट कैसे हुआ, भक्ति मूवमेंट कैसे हुआ।
सूफी जो मूवमेंट रिलेटेड था वो इस्लाम से था, भक्ति मूवमेंट जो था हिंदुज़्म से था रिलेटेड। देखिए 2 ग्रेट रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, सूफीज़्म एंड भक्ति मूवमेंट उस टाइम में, किस टाइम में, मिडवल टाइम पीरियड के अंदर। यस, देखिए दे हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट गुड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन हिंदुज़्म एंड इस्लाम। ये जो भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट कोई बहुत अच्छा चेंज लेके आया था कि एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी इस्लाम एंड हिंदू धर्म के बीच में। एम्फेसाइज वॉज प्लेस्ड ऑन लव, ब्रदरहुड, टॉलरेंस एंड यूनिटी ऑफ गॉड। और ये ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, आपस में भाईचारा, लव प्रेम से, या यूनिटी ऑफ गॉड, भगवान एक ही है, इस बेस पे इन्होंने वर्क किया था जो सूफी संत हुए थे उन्होंने, और जो भक्ति संत हुए थे उन्होंने। नाउ 5th पॉइंट देखिए, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस। ये हम सोशल चेंजेस देखते हैं, पॉलिटिकल चेंजेस एंड इकोनॉमिक्स चेंजेस देखते हैं। एज इन अर्लियर एजेस आर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी कास्ट और सब कास्ट। हमारी जो सोसाइटी है वो अलग अलग कास्ट में, अलग अलग सब कास्ट में डिवाइड हुई है। हम अपने आसपास भी देखते हैं अलग अलग धर्म, कोई ब्राह्मण है, कोई जैन है, इस तरह से अलग अलग धर्म के लोग हमें अपने आसपास भी देखने को मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जातीज एट देयर ऑन रूल्स रिगार्डिंग मैरिज एंड बिहेवियर ऑफ देयर मेंबर्स। तो अलग अलग जाति के अलग अलग रूल्स होते हैं रिगार्डिंग मैरिज के रिगार्डिंग, या उनकी जो सोसाइटी होती है उनके रूल रेगुलेशन चेंजेस होते हैं, उनका बिहेवियर चेंज होता है। इन द विलेजेस द पंचायत स्टिल सेटल डिस्प्यूट एंड कलेक्टेड टैक्स। यहाँ ये बोल रहा है जो विलेजेस है, विलेजेस में जो पंचायत होती है उनका काम होता है टैक्स कलेक्ट करना, मतलब लोगों से कर इकट्ठा करना। इसके अलावा डिस्प्यूट सॉर्ट आउट करना, जो भी आपसी मतभेद है उसको सॉर्ट आउट करने का काम करते हैं। देयर वॉज ए जनरल डिक्लाइन इन द स्टेटस ऑफ वुमेन। नहीं, उस समय जो औरतों की जो स्थिति थी वो इतनी अच्छी नहीं थी सोसाइटी के अंदर, जो इतना उन्हें रेस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलता था वुमेन्स को। फिर देखिए पॉलीगैमी, पर्दा सिस्टम एंड सती वर सम कस्टम विच मार्क देयर लोस्ट। उस समय पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, एक पर्सन एक से ज़्यादा शादी करता था, मतलब एक पर्सन के 2, 3, 4 वाइफ्स होती थी, तो एक से ज़्यादा शादी वो करता था, मैरिजेस करता था। पर्दा सिस्टम, लाइक जो लेडीज़ होती उन्हें घूंघट में रहना होता था। और सती प्रथा, सती प्रथा मीन्स होता है कि जब कोई लेडी है उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसी टाइम उसको भी उस जो आग होती है उसी के अंदर चलना। तो ये सती प्रथा, इस तरह की चीज़ें उस समय पुराना टाइम में चलती थी। तो ये हमारे जो समाज को एक लो स्टेटस प्रोवाइड कि हम कितने, हमारी जो सोच थी इतनी अपडेटेड नहीं थी उस टाइम के लोगों की, ऐसा दिखाता है। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट फियरलेस राजपूत वॉरियर्स। इसके अलावा जो राजपूत जो योद्धा थे उनके बारे में बहुत सारी स्टोरीज हम देखते हैं मिडवल पीरियड में। इन संस्कृत वर्ड द राजन मीन्स किंग। संस्कृत में जो वर्ड राजन है उसका मतलब होता है किंग, राजा, और पुत्र मीन्स सन, राजा का बेटा। द टर्म राजपूत इंक्लूड नॉट ओनली रूलर बट द मेंबर ऑफ हिंदू मिलिट्री कास्ट क्लेमिंग क्षत्रिय डिसेंट। यहाँ बोल रहा है राजपूत से ओनली मतलब रूलर, शासक से ही मतलब नहीं है कि वो वहाँ का राजा होगा, जो ये राजपूत है तो ये वहाँ नहीं। वो लोग जो मिलिट्री फोर्सेज, जो सेना में होती थी उसमें भी वो लोग वर्क करते थे और वॉर वगैरह के लिए जाते थे, क्षत्रिय जो थे। The Maratha, Sikh and Jat had also become politically strong during this period. इसके अलावा जो मराठा थे, जो जाट थे, जो सिख थे, वह भी काफ़ी पॉलिटिकली क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम पीरियड के अंदर, मिडवल टाइम पीरियड के अंदर। अब देखिए द प्रिंसेस एज एंड नोबल्स लिव्ड इन ग्रेट एंड लग्जरी। जो राजकुमार वगैरह होते थे या नोबल्स, जो राजा के नोबल्स मतलब राजा के सहयोगी वगैरह जिन्हें सपोर्टर्स हम बोल सकते हैं, या मिनिस्टर, मंत्री वगैरह होते थे, वो काफ़ी लग्जरी लाइफ स्पेंड करते थे। दे हैड फाइन प्लेसेस, वॉर कॉस्टली ड्रेसेस, वो काफ़ी अच्छे महलों में रहते थे, काफ़ी कीमती कपड़े वो लोग पहनते थे। मैनी ऑफ देम कैप्ट स्लेव्स हु वर बॉट और सोल्ड एज दे लाइक। इसके अलावा वो काफ़ी सारे लाइक स्लेव्स, उनके गुलाम, उस समय क्या होता था लोगों को खरीदा और बेचा जाता था, गुलाम वो लोग रखते थे। बट वेयर डिड द वेल्थ ऑफ दिस रिच क्लास कम फ्रॉम। पर उन जो रिच क्लास थे उनके पास वेल्थ, संपत्ति कहाँ से होती कि वो लग्जरी लाइफ जी रहे तो उसके लिए पैसा कहाँ से आता था। तो इट कम फ्रॉम कॉमन पीपल, जो आम आदमी थे जिनसे वो टैक्स लेते थे, या पीजेंट्स मतलब जिनको उन्होंने रेंट के लिए कोई लैंड वगैरह दे रखी तो वो रेंट आता था, या आर्टिसंस मतलब कलाकार जो होते थे, या ट्रेडर्स मतलब बिजनेस जो करते हैं, व्यापारी वगैरह, उनसे जो टैक्स लेते थे उन्हीं से वो अपने लग्जरी लाइफ जीते थे। फिर देखिए द कॉमन पीपल हैड टू पे सर्वल काइंड ऑफ टैक्सेस टू द लोकल लॉर्ड। जो कॉमन पीपल, जो आम आदमी था, उसे काफ़ी सारे टैक्सेस अपने राजा को देने होते थे। पटेटोज, चिलीज, टी एंड अ फ्यू अदर क्रॉप बिगन टू बी ग्रोन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। इसके अलावा उस टाइम पीरियड में पटेटो
आलू, चिली, मिर्च, टी, चाय वगैरह का भी उत्पादन करते थे लोग। नाउ अब हम 6 पॉइंट देखते हैं, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर, कि किस तरह से ब्रिटिश पावर आया। मिडवेल जब ख़त्म हो रहा था तब ब्रिटिश हमारे टाइम इंडिया में आ चुके थे। कमर्शियल इंटरेस्ट ड्रू द इंग्लिश, द फ्रेंच एंड द डच ऑफ इंडिया, मतलब जो इंग्लिश थे, फॉरेनर्स थे, इंग्लिश मैन जो आ रहे थे इंग्लैंड से, फ्रांस से जो लोग आ रहे थे, डच से जो लोग आ रहे थे, उनका इंटरेस्ट था इंडिया में बिजनेस करने में, कि उन्हें जो ये रॉ मटेरियल, कच्चा माल क्या उग जाएगा, इजीली अवेलेबल हो जाता था। द अल्टीमेटली लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया इन 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी आते आते क्या हो गया, ब्रिटिश का रूल हो गया इंडिया में। अब ये सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री फॉर द मिडवेल पीरियड, अब क्या क्या सोर्सेज हैं वो हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से हमें मिडवेल पीरियड के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, मैनी गुड सोर्सेज आर अवेलेबल, यहाँ हम ये बोल रहे हैं काफ़ी अच्छे सारे सोर्सेज अवेलेबल है, जैसे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, टेम्पल्स हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, एपिग्राफिक सोर्सेज जो कुछ लिखे हुए हैं, या न्यूमिज्मेटिक्स हो गए, और लिटरेरी कुछ रिटर्न में जो लिखा हुआ है, उन सोर्सेज के बारे में हमें मिडवेल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे फर्स्ट देखिए आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। The objects excavated are a few but protected monuments are many that provide sufficient knowledge regarding this period. Objects excavated मतलब खुदाई में काफ़ी सारी चीज़ें मिली है जो हमें पूरा पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, जो हमें सफिशिएंट नॉलेज प्रोवाइड कराती है पास्ट के बारे में। दीज इंक्लूड, देखिए जैसे इसमें टेम्पल्स इन्होंने बताया, बद्रीश्वर का टेम्पल, केंडारिया महादेव टेम्पल है, लिंगराज टेम्पल, सूर्य मंदिर, सन टेम्पल कोणार्क में जो है, ये सारे जो टेम्पल्स है ये हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किस तरह से लोग वर्शिप करते थे और उनका भगवान में विश्वास था। मॉस्क्यूज़, मस्जिद के बारे में देखिए, कुवात उल इस्लाम, जामा मस्जिद, और फोर्ट्स, किले इन्होंने बताया, देखिए रेड फोर्ट, लाल किला, आगरा का फोर्ट, आगरे में जो किला है, चित्तौड़ फोर्ट, चित्तौड़ किले के बारे में। और टॉम्स है, देखिए हुमायूं का टॉम्स को हिंदी में बोलते हैं मकबरा, हुमायूं टॉम्स, अकबर टॉम्स एट सिकंदरा एंड ताजमहल, इसके अलावा जो ताजमहल है ये, एंड द प्लेसेस लाइक एट जोधपुर, जैसलमेर, जो महल है जोधपुर और जैसलमेर के अंदर वो महल, और मीनार जो है कुतुब मीनार इन दिल्ली। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर, और ये हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है हमारे पास्ट के बारे में। अब नाउ हम देखेंगे एपिग्राफिक एंड न्यूमिज्मेटिक एविडेंस। एपिग्राफिक सोर्सेज प्रिटेंड टू इंस्क्रिप्शन, एपिग्राफिक के अंदर वही जो इंस्क्रिप्शंस, शिलालेख वगैरह आते हैं, जो पत्थर पर या स्टोन पर जो लिखा हुआ आता है वो आता है एपिग्राफिक के अंदर, कि पत्थरों पर जो खोद कर लिखा हुआ है, या कॉपर प्लेट्स, तांबे की जो प्लेट्स पर लिखा हुआ है वो चीज़ होती है एपिग्राफिक। द इंस्क्रिप्शन आर फाउंड ऑन मॉस्ट मॉन्यूमेंट्स लाइक टेम्पल्स, फोर्ट्स, प्लेसेस etc। मॉन्यूमेंट्स में क्या आ गए, मंदिर आ गए, जैसे फोर्ट्स, किले आ गए, प्लेसेस महल वगैरह आ गए। फिर देखिए दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट रूलर, तो ये हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन, रूलर, वहाँ जो राजा था उसके बारे में, उसकी जो देयर पॉलिसीज़, उसकी पॉलिसीज़ क्या थी, कन्क्वेस्ट ट्रेड, मतलब उसने कहाँ कहाँ विजय की थी, ये उसके बिजनेस के बारे में। अ स्पेसिफिक टाइम है ना, पर्टिकुलर इवेंट अकर, या उस पर्टिकुलर टाइम में कोई इवेंट हुआ हो उसके बारे में कोई घटना। प्रॉस्पेरिटी ऑफ किंगडम एंड मच मोर, और उस राज्य कितना समृद्ध था, कि वो राजा कितना पावरफुल था, ये सारी चीज़ें से एपिग्राफिक्स में हमें ये नॉलेज मिलता है। फिर देखिए द इंस्क्रिप्शन आर मोर वैल्यूएबल देन लिटरेरी सोर्सेज बिकॉज दे कैन नॉट बी टेम्पर्ड विथ। तो इंस्क्रिप्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये पत्थर पर खुदाई करके लिखे गए और ताम्र प्लेट, कॉपर प्लेट्स पर लिखा गया, तो इनसे छेड़छाड़ नहीं, टेम्पर्ड मतलब इनको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया है, तो ये जिस फॉर्म में थे उसी फॉर्म में आज भी हमारे पास अवेलेबल है, इनसे किसी ने छेड़छाड़ नहीं करी है, तो ये हमें ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। फिर देखिए न्यूमिज्मेटिक इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स, कि न्यूमिज्मेटिक्स में क्या होता है, हम स्टडी कॉइन्स के बारे में, सिक्कों के बारे में स्टडी करते हैं। द रूलर ऑफ दिस पीरियड इशूड बोथ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन, जो उस समय के राजा थे वो सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के ही इशू करते थे। दे फाउंड ऑल ओवर इंडिया, और ये हमें होल इंडिया में देखने को मिलेंगे। फिर देखेंगे द थ्रो लाइट ऑन इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, इसके अलावा जो पॉलिटिकल इवेंट्स है उसके ऊपर लाइट जाती है। द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द किंगडम एंड द पीरियड दे हैव बिलोंग टू, किसमें जो राजा है उसकी प्रॉस्पेरिटी कितनी थी, उसका किंगडम राज्य कितना फैला हुआ था, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। फिर देखेंगे सम ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ दिस पीरियड वर डेकोरेटेड विथ मिनिएचर पेंटिंग्स, इसके अलावा कुछ पेंटिंग्स के मैन्यूस्क्रिप्ट्स मतलब लिखा हुआ है कुछ
वो हमें उसके बारे में बताता है। कुछ पेंटिंग्स, दिस पेंटिंग्स वर इन फॉर्म ऑफ इलस्ट्रेशंस, ये इलस्ट्रेशंस की फॉर्म में, ये कुछ एग्जाम्पल हमें दे रही है लाइक ये पेंटिंग्स। दे थ्रो लाइट ऑन डेवलपमेंट ऑफ द आर्ट एंड पेंटिंग ड्यूरिंग मिडवल पीरियड, कि मिडवल पीरियड मध्यकाल में भी किस तरह से लोग आर्ट में इंटरेस्ट था, लोगों का कला के अंदर इंटरेस्ट था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। यह सब हम लोग देखेंगे लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज मतलब जिनका रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न में है, जो रिटर्न में लिखा हुआ वो लिटरेरी सोर्सेज के अंदर होगा। ये आपने क्लास 6 में भी स्टडी किया होगा, आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। कि आर्कोलॉजिकल जो होते हैं वो नॉन रिटर्न होते हैं, लिख नहीं सकते हैं, और लिटरेरी सोर्सेज जो होते हैं वो रिटर्न मतलब लिखे हुए होते हैं। तो लिटरेरी सोर्सेज के अंदर हम लोग देखेंगे इन द अर्ली मिडवल पीरियड 8 to 13 सेंचुरी पेपर वॉज नॉट, उस समय इंडिया में अंदर पेपर नहीं यूज़ होता था। द मटेरियल फॉर राइटिंग इंक्लूड पाम लीव्स, जो पाम की जो पत्तियाँ होती हैं उन पर, या बाक ऑफ ब्रिज ट्री एक टाइप का पेड़ है, उसकी बाक मतलब उसकी छाल पर लिखा जाता था, और एनिमल स्किन या फिर एनिमल्स की स्किन पर लोग लिखते थे। उस समय पेपर का यूज़ नहीं होता था या पेपर था ही नहीं। फिर देखिए इन द लेटर मिडवल पीरियड 13 to 18 सेंचुरी, 13 to 18 जब मिडवल पीरियड ख़त्म हो रहा था, पेपर वॉज द चीफ राइटिंग मटेरियल। उस समय फिर ये मिडवल पीरियड के ख़त्म होते होते क्या आ गया था, पेपर भी आ गया था। फिर देखेंगे हम लिटरेरी सोर्स इंक्लूड रॉयल ऑटोबायोग्राफी। लिटरेरी सोर्सेज के अंदर क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी, जो राजा के बारे में ऑटोबायोग्राफीज लिखी गई है वो, ऑफिशियल रिकॉर्ड, उनके कोई रिकॉर्ड्स वगैरह है वो, क्रॉनिकल्स की जो इवेंट जिस टाइम पीरियड में हुआ है वो इवेंट्स के बारे में, या फॉरेन ट्रैवलर्स, जो विदेशी नागरिक हमारे यहाँ आए थे विजिट करने के लिए इंडिया, वो हमारे इंडिया के बारे में कुछ लिखे गए हैं, तो उनसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो आएगी लिटरेरी के अंदर, क्योंकि वो सारे रिटर्न में हुआ है। इन संस्कृत मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क अवेलेबल इन अरेबिक एंड फारसी। संस्कृत के वैसे तो ज़्यादा मोस्टली बुक्स जो है संस्कृत में अवेलेबल है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास फारसी लैंग्वेज और अरेबिक लैंग्वेज में भी रिकॉर्ड्स क्या है, अवेलेबल हैं। नाउ अब हम लोग देखेंगे रॉयल ऑटोबायोग्राफीज़। रॉयल ऑटोबायोग्राफीज़ क्या होती है, फिरोज शाह तुगलक रॉट हिज ऑटोबायोग्राफी कॉल्ड फतुवत ए फिरोज शाही। फिरोज शाह तुगलक की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है फतुवत ए फिरोज शाही। बाबर रॉट हिज मेमोरीज कॉल्ड तुगुक ए बाबरी इन तुर्किश। बाबर ने जो लिखी है वो तुश्क ए बाबरी किस में लिखी है, तुर्किश लैंग्वेज में लिखी है। इट इज़ ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। तो ये हमें बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है उस पीरियड के बारे में, उस समय के बारे में। फिर देखेंगे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अम्बेर राजपूत चीफ प्रिजर्व मैनी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग देयर कॉरेस्पॉन्डेंस विद मुगल रूलर, रॉयल प्रोक्लेमेशन एंड रिपोर्ट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर स्टेट्स। इसके अलावा जो राजपूत चीफ्स जो होते थे, राजपूत मुखिया या राजा वगैरह होते थे, उनके भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मिले हैं, मुगल रूलर्स के मिले हैं। प्रोक्लेमेशन मतलब सार्वजनिक घोषणा उन लोग क्या करते थे, या उनकी जो रिपोर्ट्स थी, या उनका एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, किस तरह से वो मैनेजमेंट वो करते थे अपने किंगडम के अंदर, राज्य के अंदर, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में आ जाएगा। फिर देखेंगे क्रॉनिकल्स। जियाउद्दीन बाबरिन वॉज द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल। जो जियाउद्दीन बाबरिन थे वो 14th सेंचुरी के थे क्रॉनिकल, मतलब वो उस समय का क्या क्या उन्होंने रिकॉर्ड किया था इवेंट्स को। ही रॉट ए क्रॉनिकल विच बीइंग विद असेशन ऑफ बलबन एंड कम डाउन टू द अर्लियर ऑफ फिरोज शाह तुगलक। मतलब बलबन ने जब पद ग्रहण, बलबन भी एक राजा हुए थे, किंग थे मुगलों से थे वो बलबन। तो जब वो राज्य सिंहासन पर बैठे थे, मतलब पद ग्रहण किया था, जब वो राजा बने से थे, तब से लेके फिरोज शाह तुगलक के जो अर्ली मतलब स्टार्टिंग ईयर्स, फिरोज शाह तुगलक जब राजा बने अर्ली ईयर्स में, तब तक का जो रिकॉर्ड है उन्होंने लिखा था। फिर देखिए अबुल फजल रॉट आईने अकबरी विच गिव डिटेल अकाउंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ ग्रेट मुगल एम्परर अकबर। आईने अकबरी है वो हमें अकबर के बारे में नॉलेज प्रोवाइड की। अकबर जो बहुत ही अच्छे ग्रेट किंग थे, उन्होंने कितने अच्छे वर्क अपने प्रजा के लिए कितने अच्छे काम किए थे, ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। फिर देखिए लिटरेरी वर्क लाइक रजत रागिनी बाय कल्हान, द एपिक पृथ्वीराज रासो बाय चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज रासो की चंद्रबरदाई है, आर वर्क ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। ये भी बहुत ही हिस्टोरिकल वर्क थे, ऐतिहासिक वर्क थे, और इनसे हमें उस टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। दिस वर्क थ्रो लाइट ऑन अर्ली मिडवल पीरियड। और ये इस तरह से हमें अर्ली मिडवल पीरियड मतलब स्टार्टिंग का जो मिडवल पीरियड था उसके बारे में इन वर्क से, चंद्रबरदाई से नॉलेज मिलता है। अब देखेंगे हम अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स। फॉरेन जो ट्रैवलर्स हैं उनके अकाउंट देखिए।
इंडिया अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मैनी फॉरेन ट्रैवलर्स, जो इंडिया है उसने काफ़ी सारे फॉरेन ट्रैवलर्स को अट्रैक्ट किया है। जो मार्को पोलो ऑफ वेनिस, मार्को पोलो कहाँ से आए थे? वेनिस से आए थे। विजिटेड इंडिया, उन्होंने इंडिया विजिट किया था 13th सेंचुरी में। ही वॉज लेफ्ट है एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ सदर्न पंड्या किंगडम, उन्होंने काफ़ी सारा जो साउथ में जो पंड्या थे उनके बारे में काफ़ी अच्छा सारा रिकॉर्ड उन्होंने इन्फॉर्मेशन लिया था। फिर देखिए ही ऑल्सो विजिटेड वारंगल, हिज वर्क स्पीक हाईली ऑफ मर्चेंट ऑफ गुजरात, इसके अलावा उन्होंने जो मर्चेंट जो व्यापारियों ने गुजरात में वर्क किया था उसके बारे में। इबन बतूता वॉज ए नेटिव ऑफ मोरक्को एंड विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक्स रीजन, इसके अलावा इबन बतूता जो नेटिव थे वॉज ए नेटिव ऑफ मोरक्को, वो उन्होंने इंडिया में विजिट किया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा थे। निकोलो कॉन्टी एन इटालियन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया इन AD 1420 स्पोक हाईली इन हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर, जो उन्होंने किसके बारे में बताया था? जो विजयनगर के जो राजा थे उसके बारे में बताया था। आर्चीव्स आर प्लेसेस वेयर ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड आर स्टोर्ड, मतलब आर्चीव्स मतलब ऐतिहासिक आलेखों का संग्रह, कि उन्होंने हमारे इतिहास में क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, उन सब का क्या रखा हुआ है? रिकॉर्ड रखा हुआ है। तो इस चैप्टर में हमने मिडवल पीरियड के बारे में पढ़ा है। नाउ चैप्टर इज फिनिश, नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर। सबसे फर्स्ट MCQs आप लोग देखेंगे। द मिडवल पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम, मिडवल पीरियड कब से कब था? 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक। डी, नाउ सन टेम्पल कहाँ पे है? कोणार्क में है। थर्ड देखिए आर्चीव आर प्लेसेस वेयर ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट, मतलब वो संग्रहालय जिन्हें बोलते हैं, या अभी भी हम म्यूजियम्स वगैरह वो देखते हैं, तो जहाँ रिकॉर्ड होता है, जहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह रखी हुई होती है वो। नाउ आप देखिए अबुल फजल, अबुल फजल किसने लिखी? रोट आइने ए अकबरी, उन्होंने अबुल फजल ने क्या लिखी थी? आइने अकबरी लिखी थी। फिर देखिए ट्रू एंड फॉल्स, द सिख्स एंड द मराठास हैड बिकम पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड। ट्रू, क्योंकि उस समय इंपॉर्टेंट रोल था ना मराठास और सिख्स का भी मिडवल पीरियड में, तो ट्रू है ये। फिर पेपर वॉज द चीफ राइटिंग मटीरियल अर्ली मिडवल पीरियड में पेपर आ गया था क्या? नहीं आया, स्टार्टिंग में नहीं आया था, तो फॉल्स है, एंड में आया था पेपर। फिर देखिए द तुर्क्स स्टैब्लिश द मुस्लिम पावर इन इंडिया, ट्रू है कि तुर्क्स ने ही मुस्लिम पावर लेकर आए थे इंडिया में। फिर फोर्थ इबन बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मोहम्मद बिन तुगलक रीजन, कि इबन बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही लिखा था ना, उनके एरिया के बारे में, तो सही है, और उसी एरिया को विजिट किया था उन्होंने। फिफ्थ देखिए द फेमस ट्रैवलर मार्को पोलो केम टू इंडिया फ्रॉम वेनिस, इटली से आए थे, तो ट्रू है ये भी। नाउ मैच द फॉलोइंग, तो भारतवर्ष, तो ये कहाँ लिखा हुआ है? विष्णु पुराण में। कॉइन्स, तो न्यूमिज्मेटिक्स से मैच होगा। पृथ्वीराज रासो, तो चंद्रबरदाई। मॉर्को होगा इबन बतूता, और राज रत्नागिरी कल्हान से होगा। नाउ जो क्वेश्चन आंसर्स है वो PDF के थ्रू हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज जो MCQs थे, फिलअप्स थे या ट्रू फॉल्स थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ चैप्टर 1 इज फिनिश। थैंक यू।